पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे n-1 डी सब शेल के अंदर, वो होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम इसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। मुझे पता है इनऑर्गेनिक को लेके आप लोग क्या सोचते हो। प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। बहुत टीचर्स आपको कहते होंगे इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट नहीं होते, याद करने का होता है। सही कहते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एक्सेप्शन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्विक रिवीजन। इसके इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यू और पूरे चैप्टर का वन शॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहली टर्म आती है ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और n-1 डी सबशेल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसी ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे काफी सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक सबशेल से दूसरे सबशेल में जंप करते हैं, जिसको बोलते हैं हम डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या होता है, कलर होता है, या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर होता है। इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। इसके अलावा मैग्नेटिक कैरेक्टर, अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है Fe2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव में से कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, तो आपने क्या करना है, Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, Mn2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और देखना है किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसमें ज्यादा है उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा भैया? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन एलिमेंट कलर नहीं शो करेंगे, या बोलो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर नहीं शो करेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। जैसे कि D0 हमारा डायमैग्नेटिक होता है, D10 हमारा डायमैग्नेटिक होता है, और D10 हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं होता। जैसे देखो जिंक 30, आर्गन 4s2 3d10। अब 3d10 मतलब कि डी में 5 सबशेल होते हैं और पांचों के पांचों भरे हुए हैं, तो मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जबकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जरूरी नहीं कि हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो, लेकिन हर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, इसका कलर भी नहीं होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो ध्यान रखना है कि ये व्हाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब स्कैंडियम देखो 21, स्कैंडियम 21, आर्गन 4s2 3d1। अब 3d1 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, ये डी ट्रांजिशन भी शो करेगा और कलर भी शो करेगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है और स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और, स्कैंडियम जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, क्योंकि इसके पास देखो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको लूज कर देगा तो 4s2 में आ जाएगा, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता। सेम जिंक जो है, जिंक भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, लेकिन इसमें एक फर्क है। स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। कौन सा? स्कैंडियम। और कौन सा ऐसा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता? जिंक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इसी तरह ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई जिंक सॉफ्ट है, कॉपर हार्ड है। क्यों? क्योंकि जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एलिमेंट जो है क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे सॉफ्टनेस भी डिपेंड करती है। ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? कौन सा है भाई? मैग्नीज। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? क्रोमियम। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है? कौन है? क्रोमियम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट है और यहाँ पे 3d का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, 4s का भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे
NS का भी हो रहा है और N-1 डी सबशेल का भी हो रहा है। 2 सबशेल का पार्टिसिपेशन हो रहा है जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपसे आता है तो आप लिखोगे ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NS एंड N-1 डी सबशेल। तो यार ये क्वेश्चन है जो बेसिक आपसे यहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे मेरे। तो अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें क्या होता है, अलोंग द पीरियड पहले जो साइज है डिक्रीज करता है क्रोमियम तक। ऐसा इसलिए क्या होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है साइज, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है साइज मैग्नीज से कोबाल्ट तक। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। उसके बाद साइज बढ़ता है निकिल से जिंक तक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा वन शॉट देख लेना, बाकी इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और डायरेक्टली भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड होते हैं? सारे नहीं करते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जिंक नहीं करता है, लेकिन जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि डीडी ट्रांजिशन होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से दूसरे में जंप करते हैं सब शेल में। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड है जो कलर शो नहीं करते डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो डीडी ट्रांजिशन शो नहीं कर पाते। अब ये क्वेश्चन आता है कलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कलर्ड होते हैं? अब बच्चे इसमें भी डीडी ट्रांजिशन लिख के आते हैं। नहीं भाई, कलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट का रीजन है एफ ट्रांजिशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इसके बाद कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। कई बच्चे इसमें डीडी ट्रांजिशन लिख के आते हैं, भाई इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्रोमियम के पास। तो यहाँ पे कलर डीडी ट्रांजिशन से नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम से होते हैं, ये वर्ड याद रखना। अब आ जाता है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डी ब्लॉक की, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है एक ही रिएक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीज की रिएक्शन है। मैग्नीज में जब हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीज +6 में है। +6 से किस में जा रहा है? +7 में और +4 में। मतलब कि +6 से +7 में तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन +6 से +4 में क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो ये रिएक्शन आपको याद कर लेनी है, ये आपके एग्जाम्पल में आपको लिख के भी आनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पोर्शन पे, K2Cr2O7 एंड KMnO4। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन हो गई, इसकी रिएक्शंस हो गई, अच्छे से कर लेनी है। तो प्रिपरेशन में आपको करा देता हूं। जैसे K2Cr2O7 है, इसको आयरन ओर लेते हैं हम। आयरन ओर के अंदर जब आप क्या डालते हो, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन डालते हो, तो यहाँ पे आपका बन जाता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट बन गया ना, Na2CrO4। इस सोडियम क्रोमेट में आप क्या डालोगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे आप डालते हो तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो बस कुछ नहीं, KCl डालो, यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, Na की जगह K लग जाएगा। तो ये हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। अब इस डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, और ये डाइक्रोमेट को हम क्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं पीएच का यूज करके। अब इस डाइक्रोमेट को जब मैं अल्कलाइन मीडियम में डालूंगा, मतलब बेस अगर इसके अंदर डालूंगा, तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमेट का कलर होता है येलो। और क्रोमेट के अंदर मैं क्या डालूंगा, एसिड डालूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई क्रोमेट में एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में हो जाता है और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में हो जाता है, ऑरेंज से येलो कलर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आया था KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर्पल कलर होता है इसका। इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमने लिया पायरोलुसराइट और इसमें डाला KOH और O2। जैसे आप ऐसा करते हो तो आपका पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है, पर मैग्नेट नहीं है, पोटेशियम मैग्नेट है, ग्रीन कलर होता है। और पोटेशियम मैग्नेट को जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन करोगे अल्कलाइन मीडियम में, तो बन जाएगा आपका पोटेशियम पर मैग्नेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पर्पल कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन से पर्पल में जाएगा जब आप अल्कलाइन मीडियम के अंदर इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करोगे। इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी +6 होती है, और ये दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए इसकी रिएक्शन होती है कि भाई Fe2 पॉजिटिव को Fe3 में कन्वर्ट कर देता है, I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो जो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है ना, आपको मेरे नोट्स और वन शॉट दोनों में मिल जाएगी, तो वहां से जरूर जाके देखना, 100% वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसकी एक और रिएक्शन है KMnO4 को जब आप हीट करते हो ना, तो ये पूछा जाता है कि एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट। तो हीट करोगे 513 केल्विन पे, तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कलर में क्या चेंज हो रहा है, तो पर्पल से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है और पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट। इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताऊं तो sp3 इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, और तीनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये था यार प्रिपरेशन इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कर लेना। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पोर्शन पे, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है यार। लैंथेनॉइड ना सीरीज होती है लैंथेनम से लुटिटियम तक।
तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। लैंथेनॉइड्स में ना यार वैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, आपको पता होना चाहिए +3 होती है। इसके अलावा +3 के अलावा यूरोपियम और येट्रियम +2 शो करते हैं। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन शो करता है लैंथेनॉइड्स में? सीरियम शो करता है। +3 होने के बाद भी +4 सीरियम शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही एक फिनोमेना शो करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है? रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड आयन with increase in atomic number in lanthanide series is called lanthanide contraction और in actinoid series is called actinoid contraction। कह रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता जा रहा है और इसी को बोलते हैं lanthanide contraction। और इसका रीजन होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है रीजन क्या है भाई lanthanide contraction का? तो रीजन है शील्डिंग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। लैंथेनॉइड का 4f सबशेल है और एक्टिनॉइड का पूछा जाए तो 4f नहीं, उसका 5f सबशेल है। 5f सबशेल है किसका? एक्टिनॉइड का, और 4f है लैंथेनॉइड का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि भाई इससे क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभाव ये पड़ रहा है कि भाई इनकी वजह से ना केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लैंथेनॉइड्स की सेम हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि भाई कौन सा एलिमेंट क्या है जब हम लैंथेनॉइड की एक्सट्रैक्शन करते हैं। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि 4d और 5d सीरीज का साइज लगभग सेम हो जाता है, जिसकी वजह से जर्कोनियम और होफनियम का साइज लगभग सेम हो जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है व्हाई जर्कोनियम एंड होफनियम सिमिलर साइज, तो आपको बताना है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको बताना है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ये रीजन लिख के आओगे। इसके अलावा बेसिक कैरेक्टर को भी ये इफेक्ट करता है, जो मैंने वन शॉट में बताया उसको जरूर देख लेना। अब आपसे क्वेश्चन आता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या डिफरेंस है? तो लैंथेनॉइड में यार 4f सबशेल प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है, जबकि एक्टिनॉइड में 5f सबशेल प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है। लैंथेनॉइड +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, साथ में +4 सीरियम की या यूरोपियम येट्रियम की +2, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक्टिनॉइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है +3 +4 +5 +6 +7 तक। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये +7 शो करता है, जबकि ये +4 शो करता है। सिमिलैरिटीज भी पूछी जाती है, तो सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं और दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। अब लैंथेनॉइड्स की एप्लीकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट और इसके अंदर आता है मिस मेटल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। पर ये इसमें क्या होता है? मिस मेटल वो मेटल है जो कंटेन करता है लैंथेनाइड मेटल 94 to 95%, साथ में 5% आयरन और ट्रेसेस ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम, इन सबके ट्रेसेस भी होते हैं इसके अंदर। तो ये होता है मिस मेटल। इसकी डेफिनेशन जरूर अच्छे से याद कर लेना। और ये जो हम लाइटर यूज करते हैं ना उसमें हमारा मिस मेटल यूज होता है। तो ये था यार लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड काफी एमसीक्यू और रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने सारे आपके लिए लिख दिए कि भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ बना दिया है। सेम मैंने आपके लिए एमसीक्यू भी इसके लिख दिए कि भाई ये एमसीक्यू है, ये असर्शन रीजनिंग है, इनको अच्छे से कर लो। और इसकी शॉर्ट नोट्स भी बहुत बढ़िया मैंने बना रखे हैं, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको पहले वन शॉट देखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये सारा मटेरियल आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की क्विक रिवीजन मैंने और चैप्टर की भी बना रखी है, आप वन शॉट वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।